This is going to be a big year for Indian hockey. The World Cup is coming up, and Indian hockey, of course, has been through its ups and its downs. And one man who has seen through all of this for the last 15 years is the former Team India hockey captain Manpreet Singh. बहुत-बहुत धन्यवाद frankly speaking में हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you, sir. ये मुझे बोला गया कि 15 साल हो गए आपके प्रोफेशनल जर्नी में आफ्टर यू बिकेम अ प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर. ये 15 साल आप व्हेन यू लुक बैक, आपको सबसे यादगार, सबसे मीठा जो मोमेंट जो कहते हैं वो ओलंपिक वाले मेडल्स होंगे, या मतलब व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू? बिल्कुल सर, ओलंपिक वाला रहेगा जो टोक्यो में हम लोगों ने मेडल जीता था, क्योंकि 41 ईयर्स के बाद हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. क्योंकि उससे पहले मैं 2 ओलंपिक्स खेल चुका था, और एक में हम लोगों ने 12th पे फिनिश किया था और एक पे हम लोगों ने 8 में फिनिश किया था. तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी. और इतने टाइम के बाद फिर बाद में हम लोगों ने जब तीसरी ओलंपिक में मेडल जीता, तो वो एक हमेशा स्वीट मोमेंट रहती है मेरे लिए. सो 20 में भी आपने जीता, और देन ऑब्वियसली उसके बाद 4 साल बाद पेरिस में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो डबल खुशी, बैक टू बैक. बिल्कुल बैक टू बैक खुशी थी वो. लेकिन ये जो जर्नी आप कह रहे थे कि आपका पहला ओलंपिक्स 2012 लंदन वाला, वी फिनिश 12th, आई थिंक इंडियन हॉकी के लिए सबसे खराब पोजीशन शायद उस टाइम पे था. उसके बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ 4 साल बाद रियो में, एंड देन ये डबल 2020 और 2024 वाला. तो ये डाउन से ये अप जो जर्नी है, जो सफर है, आप दोनों डाउन में भी थे और अप में भी थे, या आप कैसे देखते हैं ये क्या ट्रांजिशन हुआ इंडियन हॉकी? एक्चुअली जब मैं 2011 में आया था, मेरा जो डेब्यू हुआ था 2011 में हुआ था, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हुई थी फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता. फिर 2012 में हम लोग जब ओलंपिक्स में गए तो हम लोगों ने वो वहाँ पे कोई मैच भी नहीं जीता. हमारी बहुत अच्छी टीम थी, बट जो मैच का जो लेवल था वो हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, और फिटनेस काफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जहाँ पे हम लोगों ने 12th फिनिश किया. फिर धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर काम किया गया. फिर उस वक्त कोच आए जो टैरी वॉश थे, उन्होंने आके फिर 2014 में हमारा अच्छा वो ईयर था, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. फिर कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता. तो वहाँ से जो था कि हमारा जो कम बैक था वो धीरे धीरे आया. फिर उसमें थोड़ा हमेशा हर चीज़ को टाइम लगता है. तो फिर जब हम लोग 2016 में गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, उस वक्त हमारा सिल्वर मेडल आया. तो ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट हमारा एक मैच था कि जहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. हम लोगों ने दूसरी टीम को अंडर एस्टिमेट किया, कनाडा की टीम को, तो जहाँ पे हम लोगों ने वो मैच आई थिंक ड्रॉ रहा था हमारा. और फिर जब क्वार्टर फाइनल में गए तो वहाँ पे बेल्जियम अच्छी टीम थी, तो उसे हम लोगों ने लूज़ किया. तो यही होता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला वहाँ से, कि हाँ कि आप जब भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में जाते तो कभी भी किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. भले ही वो आपकी लो रैंकिंग हो या अच्छी रैंकिंग में हो, उस दिन पता नहीं, आप अगर अच्छा करेंगे तो आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुए. फिटनेस के ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हाँ कि हमें ज़्यादा अगर हमें वर्ल्ड लेवल में खेलना है, कम्पीट करना है, बीट करना है, तो उसमें हमारा जो फिटनेस लेवल है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. फिर टीम में जो कोचेस आए उन्होंने यही कहा कि पहले हम लोग फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद डिफेंस के ऊपर ध्यान देंगे. हम लोग अगर अपना डिफेंस अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो तभी हम लोग अटैक अच्छा कर सकते हैं. तो ये चेंजेस हुए, धीरे धीरे टाइम लगा. फिर 2020 में आया. फिर उस वक्त माइंड सेट चेंज हुआ कि जब हम लोग इस बार टोक्यो में जाएंगे तो हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे, तो इस बार हमें मेडल के लिए जाना है. क्योंकि हम लोग काफ़ी प्लेयर थे जो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुके थे, 12 का 16 का. मेरे साथ श्रीजेश था, रुपिंदर पाल था, हरमनप्रीत था, कि जो हम लोग ऑलरेडी ओलंपिक्स में एक्सपीरियंस करके आए थे. तो हम लोगों ने वो जो अपना एक्सपीरियंस था वो सभी यंगस्टर्स के साथ शेयर किया कि यार हम लोग इस बार जब भी ओलंपिक के लिए जाएंगे तो हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें मेडल के लिए जाना है. और डेफिनेटली जब भी आप किसी चीज़ को दिल से उसको एम बना के जाते हो ना, तो आप उसको अचीव करने के लिए 100% देते हो, और वही चीज़ हुई. वो जो मेंटल स्विच जो आपने बोला था, फिटनेस, यस ऑब्वियसली बहुत एम्फेसिस किया गया था, डिसिप्लिन, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर सब वो ठीक हुआ था. लेकिन वो मेंटल स्विच जो आपने बोला कि मेडल जीतने के लिए जाना है, वो कैसा हुआ? कौन कौन थे उसमें जो शामिल थे? बिकॉज वो माइंडसेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्ल्ड टूर्नामेंट्स जब आप खेलते हैं. बिल्कुल. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब 2020 में थे पहले स्टार्टिंग ना जनवरी में, हम लोगों ने नेदरलैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस खेले. हमारे प्रो लीग के मैचेस हुए थे. तो उसमें हम लोग एक तो मैचेस ऐसे थे जहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से डाउन चल रहे थे, बट हम लोगों ने दूसरे हमें कम बैक किया. तो हम लोगों ने उस टूर्नामेंट्स में प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया को भी बीट किया और नेदरलैंड को भी बीट किया. और उसमें क्या हो कि कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ कि हम लोग अगर अच्छा खेलेंगे तो किसी भी टीम को कभी भी बीट कर सकते हैं. फिर बाद में मार्च आया, अप्रैल आया, तब
कोविड भी आ गया था। ठीक है, तो हम लोग सभी यहाँ पे बेंगलोर में ही थे कैंपस में। तो उस वक्त ये था कि यार अभी ओलंपिक्स पता नहीं क्या होगा, कि अभी क्या प्रोसेस रहेगा, होगा कि नहीं होगा। फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला है कि अभी ओलंपिक्स पोस्टपोन हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर होंगी। तो डिसअपॉइंटमेंट थी सभी में कि यार हम लोग इतना तैयारी कर रहे थे, अभी पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो बट हमारा ये था कि हम लोग इस साल को हम लोग अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हम लोगों ने ये अपना पॉजिटिव चीज़ कैसे ला सकते हैं। तो हम लोगों ने ये है कि अभी हमारे पास अभी एक और साल मिल गया कि हम लोग अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, कि जब हम लोग ओलंपिक्स में जाएं तो ऐसा कोई एरिया ना हो कि जहाँ पे हम लोगों ने काम ना किया हो। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गेट टुगेदर, टीम बॉन्डिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे और कुछ करने के लिए था नहीं। तो हम लोगों ने एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में जानना शुरू किया, कि कितना स्ट्रगल करके एक प्लेयर अपने घर से यहाँ तक पहुँचता है, और कईयों ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कई प्लेयर थे, जैसे कृष्ण भी पाठक था, जहाँ वीरेंद्र लाकड़ा, कई प्लेयर ऐसे थे जिनके फादर नहीं थे, मेरे फादर नहीं थे, है ना। तो उन्होंने कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक दूसरे के बारे में बॉन्डिंग हम लोगों ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, तो वो हमें काफ़ी हेल्प की। और हमारा सभी का टारगेट यही हो गया कि यार पता नहीं नेक्स्ट ओलंपिक कौन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो उसी माइंड सेट से हमें जाना चाहिए ओलंपिक्स में। और हम लोगों ने ये चीज़ के ऊपर बात की, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कि प्राइज मनी हो गई, वहाँ का फूड हो गया, क्योंकि जब आप ओलंपिक्स में जाते हो आपको बहुत तरह का वहाँ पे फूड मिलता है, कोक मिलता है, सब कुछ मिलता है, और एथलीट्स बहुत मिलेंगे आपको, डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेगी। और कोविड चल रहा है, तो उसमें आप अगर बबल से बाहर जाएंगे तो अगर कोई भी एक बंदा पॉजिटिव आ गया, वो टीम को नुकसान दे सकता है। तो वो चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया कि यार ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है, और सोशल मीडिया से दूर रहना है। कि हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपको सभी बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, कि हाँ, कि जब अगर आपने एक मैच भी कुछ गलत खेला या हार गए तो सडनली आपको सभी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें टीम में आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम लोगों ने वो चीज़ें थी ध्यान दी सभी ने। और यहाँ से ओलंपिक से जाने से पहले हम लोगों ने यही कहा कि यार इस बार जाएंगे, सभी के माइंड में एक ही पेज होना चाहिए, हमें मेडल जीतना है। ठीक है, उसी माइंडसेट से हमें हर मैच में उतरना है। ये कोई नहीं यहाँ से जाएगा कि हाँ, कि हम लोग, मैं ओलंपिक लिखवाने जा रहा हूँ मैं अपने नाम के आगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हाँ, कि मैं सिर्फ ओलंपिक के लिए जा रहा हूँ। तो उस वक्त ये था कि माइंडसेट चेंज किया कि हमें मेडल के लिए जाना है। तो वो हमें बहुत हेल्प की। और जब हम लोग ओलंपिक्स में गए वहाँ पे, तो सब कुछ चेंज था। मतलब हम लोग बबल्स में जा रहे थे, सभी कहीं भी जाना, क्योंकि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपका एक टेस्ट होता था, कोविड टेस्ट होता था, तो इसीलिए फूड में भी सभी। तो यही था कि 15 दिन थे हमारे पास, अगर हम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी। वही चीज़ के लिए गए और बाद में वो हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो आपने अभी बोला कि जब आप कैंप में थे, बॉन्डिंग हो रहा था कोविड के बीच में, एक दूसरे के जो पर्सनल स्ट्रगल्स हुए हैं, बैकग्राउंड्स हुए हैं, उनके जर्नीज जो थे, उसके बारे में ज़्यादा जान पहचान हुई। तो मैं आपके थोड़ा पर्सनल जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप एक छोटी सी गांव से आते हैं, मिथापुर, जिसका नाम है, बट वो हॉकी के लिए बड़ा मशहूर है। आई थिंक लॉट ऑफ फेमस प्लेयर्स, प्रगत सिंह भी वहीं से थे। तो एक हॉकी का कल्चर ऑलरेडी था, उसको आई थिंक शायद हॉकी नर्सरी ऑफ इंडिया बोलते हैं मिथापुर को। तो आपको मतलब वो नेचुरल ही था कि बचपन से ही हॉकी का एक अट्रैक्शन हुआ था, या आप एक्चुअली क्या था, मेरे दोनों बड़े भाई पहले हॉकी खेलते थे। मेरे फादर दुबई में थे, तो मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको हॉकी छोड़ना पड़ा। बट जब वो खेलते थे तो अभी ऐसा होता था कि वो कहीं पे भी टूर्नामेंट में जाते थे, लोकल टूर्नामेंट से कभी कहीं से ट्रॉफी मिलती थी, कई बार कोई हॉकी स्टिक मिलती थी, वो घर लेकर आते थे। तो एज ए चाइल्ड मुझे हमेशा होता था यार कि ये लेकर आते हैं, मुझे भी लेकर आना है। तो और उस वक्त प्रगट सिंह का बहुत ऑरा था वहाँ पे, है ना, अभी भी है। उस वक्त था कि हाँ, प्रगट सिंह ओलंपियन है, कि ऐसे 92 का कैप्टन है, 96 का कैप्टन है, तो बहुत नाम था उनका। तो फिर मुझे भी था कि मुझे हॉकी खेलना, बट एज ए यंग चाइल्ड मेरे घर वाले बोले कि नहीं, तू रहने दे, तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। बट पढ़ाई में मेरा हाल वैसा ही था। तो मेरे दोनों भाई, फिर मैंने जिद करना शुरू किया कि मुझे भी ग्राउंड जाना है। तो मेरे मम्मी और मेरे भाई बोले नहीं, रहने दे, हॉकी में चोट बहुत लगती है। उस वक्त मेरे भाई के ना नाक पे चोट लगी थी, काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, स्टिचें लगे थे। तो बोला कि नहीं देख, मेरे कितनी लगी है, तेरे भी लगेगी, तू बच्चा है, तू मत जाया कर। तो बट मेरे में था कि हाँ, कि मुझे हॉकी खेलना है। तो मुझे घर वाले एक दिन ना, मम्मी घर पे नहीं थी, मेरा भाई मुझे लॉक करके चला गया, तो मैं वहाँ से घर से भाग के ग्राउंड तक पहुँचा। अच्छा। जब मैं ग्राउंड में पहुँचा
तो मेरे भाई ने मुझे देखा और मुझे वो गालियां देने लग गया कि तुझे कितनी बार बोला है कि ना कि तू मत खेल, तू अभी भी मान क्यों नहीं रहा। तो वो मेरे कोच थे उस वक्त पहले, बलदेव सिंह, वो पंजाब पुलिस में है। तो वो आए, उन्होंने बोला कि यार अगर इसको हॉकी खेलना है तो खेलने दो, क्या पता कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तुम्हारी घर की कोई हेल्प कर देगा, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बच्चा है कि थोड़ा चेर खेलेगा, एक दो बार लगेगी ये खुद ही हट जाएगा। फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। फिर प्रगट सिंह जब भी ग्राउंड आते थे तो उनके साथ में 6-7 लोग आते हैं ग्राउंड में ना कि प्रगट सिंह आए, तो उनका ऑरा देख के होता था कि यार मुझे भी इनके जैसा बनना है यार। तो जब मैं आऊँ कि है ना कि लोग मेरे साथ भी हैं, बोलें कि हाँ कि मनप्रीत आ रहा है, मनप्रीत आ रहा है। तो फिर घर वाले ने इतना ज़्यादा नहीं किया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं छोड़ देगा। फिर एक इंसिडेंट हुआ कि मैं ना एक लोकल टूर्नामेंट खेलने गया था पास में। तो काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई थी, 10:30-11 बज गए। मेरी मम्मी पूरा गुस्से में थे कि हाँ कि बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो वो कोच के घर में गए और उसको वहाँ पे जाके उसकी वाइफ को डांटने लगे कि तेरा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, हमारा बच्चा वहाँ पे गया है, कब तक आएगा, ये है वो, बहुत उन्होंने बोला। तो हम लोग जब वापस आए तो पहले उनका घर आता था, तो उनके घर में गए, पानी वगैरह पिया, तो उन्होंने बोला कि इसको अभी घर छोड़ कर आओ, इसकी मम्मी बहुत गुस्से में है। तो मैं आया और हम लोगों ने दरवाज़ा किया, नॉक किया, मम्मी आए बार, मम्मी ने बस बोलना शुरू कर दिया और कोच को सुनाना शुरू कर दिया। और कोच तो बट मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मेरे में एक हिम्मत आई। तो मैंने बोला कि मम्मा मैं उस वक्त ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकला था उस टूर्नामेंट में। अच्छा। तो मुझे 400-500 रुपये मिले थे। तो मैंने बोला मम्मा मेरी फर्स्ट सैलरी तो वो दिया। तो मम्मी काफ़ी इमोशन हो गए कि हाँ कि इतना सा भी है कि इतना बड़ी बातें कर रहा है। तो फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं कि इसका पैशन है, इसको है कि हाँ मुझे हॉकी खेलना है। तो फिर उसके लेकिन वो पैशन से वो प्रोफेशन, वो कोई ऐसा एक मोमेंट था आपके लाइफ में जब आपको लगा कि ठीक है आई कैन बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर, आई कैन प्ले फॉर इंडिया? यस, उसमें क्या हुआ, मैं ना फिर 2005 में सुरजीत हॉकी अकेडमी में गया। फिर वहाँ से मेरा ज़्यादा एज ए प्रोफेशनल ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि सभी ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे। जुगराज सिंह, तेजवीर सिंह हुंदल, जितने भी पंजाब के बड़े नामी प्लेयर थे तभी, वो सभी पंजाब पुलिस में थे। तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे, उनको देखते थे यार कि वो बोलते थे कि यार कि इंडिया टीम में अभी खेल कर आ रहे हैं, ये इंडिया टीम में हैं। तो उस वक्त हुआ कि नहीं यार कि मुझे भी इंडिया टीम में जाना है और मेडल जीतना है, क्योंकि उस वक्त सभी ने सुना था कि हाँ कि ओलंपिक्स में इतनी बार पहले मेडल आया, अभी तक मेडल नहीं आया है ना, कि ये प्लेयर ओलंपिक खेला है, ये एशियन गेम्स खेला है, यहाँ पे एशियन गेम्स जीते हैं। तो वो तभी हो गया था हाँ यार अभी मुझे इंडिया के लिए खेलना है। तो जब आप प्रोफेशनली इंडिया के लिए खेलना शुरू किए 2011 से, तो इंडियन हॉकी थोड़ा सा खराब फेज में चल रहा था। तो आपको कभी कहीं लगा उस इनिशियल ईयर्स में 5-6 साल में कि ये तो हो नहीं पाएगा, या मैं कितना भी मेहनत करूं अल्टीमेटली फुल टीम को मेहनत करना पड़ेगा और ये टीम इज नॉट देयर? ऐसा कोई प्रोफेशनली आपको डाउट लगा कि मतलब मैं कितना साल कर पाऊंगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा कभी डाउट नहीं लगा, क्योंकि जब 12 के बाद 2013 आया ना, तो उस वक्त हमारी हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई। तो उसमें क्या हुआ कि फिर ना हमारी टीम में, मैं रांची राइनोज की टीम में था, तो उसमें ना वर्ल्ड के सभी बेस्ट प्लेयर्स आके हमारी टीम में थे। उसमें मॉरिस फ्रोस्ते था जो मेरा आइडल था हॉकी में बाद में। तो उसके साथ बातें की, या बैरी मिडल्टन था, इंग्लैंड का फॉर्मर कैप्टन था, तो उनसे बात किया। तो उस वक्त हुआ कि यार हाँ हमारा मेंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो वो कैसे सोचते हैं ऑन द फील्ड, क्या उनकी थिंकिंग रहती है, ऑफ द फील्ड वो कैसे सोचते हैं ना, कि हर टाइम अपने एक दूसरे टीम को कैसे कॉन्फिडेंस में लाते हैं। अगर कई बार हारते भी हैं तो कैसे वो अपनी टीम को बूस्ट करते हैं कि हाँ कि हम लोग कम बैक कर सकते हैं। काफ़ी सिचुएशन ऐसी थी, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और मुझे नहीं, मेरे साथ में काफ़ी प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे क्या, वहाँ से जो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत धीरे धीरे हमें बढ़ा आ गया ना, क्योंकि हमेशा से पता था कि हाँ कि इंडियन हॉकी में बहुत स्किल्स हैं, काफ़ी पोटेंशियल है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कई बार अच्छा करते आए हैं। बट ये था कि बिलीव कि हाँ कि हमें कई बार, जब पहले क्या होता था कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखते थे, जर्मनी को देखते थे, पहले होता था कि यार हाँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये जर्मनी की टीम है। बट जब उनके साथ खेलना शुरू किया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, सब कुछ शेयर किया, वह नहीं यार कि नॉर्मल है, कुछ नहीं है। बट हाँ कि हमने मेंटली हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये बताइए, तो अभी आप मतलब 15 साल हो गए हैं आपके, यू आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ अगेन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप।
तो वो कहते हैं कि हॉकी इज अ यंग मैन्स गेम। Yes. तो आपने मतलब जो भी जीतना है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं ओलंपिक्स में, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड नाउ? वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी 2 ओलंपिक्स में मेडल आ चुके हैं और वर्ल्ड कप है। और एक्चुअली मेरा हमेशा बचपन जैसे आपको ड्रीम था ना कि हाँ कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, और मेरे लिए मुझे बस वही ड्राइव करता रहता है कि हाँ कि मुझे और इंडिया के लिए जितना मैं खेलूँ उतना अच्छा है, और जब भी मैं खेलूँ मैं अपना 100% दूँ, और यही ड्राइव करता है। और मुझे यही रहता है कि हाँ कि मैं, मेरा एक ओलंपिक में मेडल है गोल्ड का, है ना, उसके लिए अभी उसको भी चेज़ कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप को भी चेज़ कर रहा हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार कि द इंडियन टीम इज द बेस्ट हॉकी टीम टू बी एटलीस्ट गेट अ शॉट एट मेडल इन द? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जिस हिसाब से हम लोग करते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हमें बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर, और एक एम सेट करना चाहिए कि हाँ कि अगर हमें यार किसी भी, क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने, हमारा फोकस रहता है ना कि हाँ कि एक एम रहता है, हम लोगों ने उस वक्त अचीव किया। लास्ट इस बार पेरिस में भी यही था कि हम लोग यार लास्ट टाइम हम लोगों ने मेडल जीता, इस बार भी हम लोग मेडल के साथ ही वापस आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो और वर्ल्ड कप में भी वही है, टीमें वही हैं जो पेरिस में थी, जहाँ टोक्यो में थी, यहीं पे भी वही टीमें रहेंगी वर्ल्ड कप में। बट ये कि आप कैसे उस दिन हर मैच में परफॉर्म करते हो, कि हर मैच में किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और हर टाइम जिस दिन भी आप किसी के साथ मैच है 100% जरूर देना, कि वापस घर कुछ नहीं लेकर आना है। 15-20 दिन होते हैं, उसमें अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके लिए एक हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन ये अब आजकल अभी यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं हमारी टीम में, तो उनके साथ मतलब ऑब्वियसली आपके विजडम, आपके एडवाइस सारे शेयर कर लेंगे, लेकिन उनके साथ आपको compete भी करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपने जो बोला सही बात है, बट फिजिकल भी एज यू एज, वो भी एक चीज़ होती है कि मतलब देखो नए बच्चे आ गए हैं, दे आर कम्पीटिंग विद अस, उनके बॉडी और तेज़ है, और तेज़ भागते हैं और तेज़ खेलते हैं, तो हाउ डू यू कम्पीट? एक्चुअली बिल्कुल, कि जब आप एज बढ़ती तो आपको उसके हिसाब से आपको अपनी बॉडी को भी रिएक्ट करना ज़रूरी होता है। तो मेरा यही रहता है कि हाँ कि फिटनेस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड में अच्छा करना चाहते हो और आपने इंडियन हॉकी टीम में आपको सस्टेन करना है, तो आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अपनी बॉडी के ऊपर पर्सनली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, कि मुझे जब लगा कि हाँ कि मुझे अभी मेरा एज बढ़ रही है, अभी 33 हूँ, तो अगर मुझे आज की मॉडर्न हॉकी में फ़िट रहना है, तो उसके लिए मैंने अपना अलग से जिम ट्रेनिंग, फिटनेस के ऊपर, डाइट के ऊपर, हर चीज़ क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कितने कार्ब्स लेने, कितने प्रोटीन लेने हैं, और मैच से पहले क्या रूटीन होनी चाहिए, स्लीप कितनी ज़रूरी है, उस सभी चीज़ों के बारे में फिर मैंने स्टडी करना ज़्यादा शुरू कर दिया, कि हाँ कि मुझे वो चीज़ हेल्प करे, कि क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फिट नहीं रहूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो वो चीज़ मेरे में चेंजेस हुई। फिर बाद में अभी जो फिटनेस लेवल है वो मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं अपना जिम में, अपना रूटीन मेरा है जिम में जाना है, और डाइट, जो प्रॉपर डाइट खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं, है ना, आपको इतना नहीं लगता। जब एज बढ़ती है ना, तो आपके मेटाबॉलिक स्लो होते हैं, तो उसमें आपको देख के खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या क्या नहीं खाते हैं आप? तो मैंने अभी सर स्वीट को बहुत ज़्यादा कम किया है मैंने। अच्छा। ठीक है, हाँ, वांस इन अ मंथ चलता है, बट अदरवाइज क्या कि स्ट्रिक्ट डाइट पे, हाँ कि उसके जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, कि हाँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे हार्म करेंगे, है ना। तो क्योंकि अभी एज हो चुकी है, उस हिसाब से मुझे अपनी बॉडी को कैसे स्टडी करके आगे बढ़ना है। ये फिटनेस के इशू में आपके और विराट कोहली के बीच में कुछ बॉन्डिंग भी हो रहा था आजकल। हाँ जी, आई थिंक कुछ एक्चुअली क्या था कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि जो हॉकी प्लेयर्स की फिटनेस है उसके कंपेयर में क्रिकेट की फिटनेस 15% भी नहीं है। तो उसी चलते हुए हम लोगों ने बोला कि डेफिनेटली कि वो एक आइकॉन है, वो फिटनेस आइकॉन है, उन्होंने हॉकी को प्रेज किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों ने ऐसे बोला कि यार अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे यूएसए में है ना, कि एक गेम दूसरी गेम वाले के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, क्या होता है उसमें, क्या देश में क्या होता है कि लोग देखते हैं कि हाँ कि यार आज विराट कोहली ने हॉकी टीम के साथ ट्रेनिंग की है, एज ए फन, है ना। क्या होता है कि वो उसमें लोगों का इंटरेस्ट हॉकी में भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अभी इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी है। अगर क्रिकेट प्लेयर दूसरी स्पोर्ट्स वालों को साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा कि उनका भी जो क्या उसका व्यू ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ कि ये प्लेयर खेल रहे हैं। तो उसी में चल रहे थे कि हम लोगों ने बोला था कि हाँ, उन्होंने प्रेज किया तो उस चीज़ के ऊपर, तो
ऐसे ही फन एक्टिविटी होनी चाहिए साथ में कि चलो ऐसे यो टेस्ट करेंगे, फन एक्टिविटी करेंगे, लोगों के साथ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ कि हॉकी प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये बताइए, तो आपको कभी लगता है कि इस देश में क्रिकेट का मतलब सबसे बड़ा क्रेज होता है और हॉकी इज नॉट गेटिंग इट्स ड्यू, या लोग हॉकी को उतना फॉलो नहीं करते हैं जितना क्रिकेट फॉलो करते हैं? कभी हुआ है कि एक एक्चुअली सर हॉकी में नहीं, अब काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स में कई बार फील करते हैं हाँ कि क्योंकि रिसेंटली कई बैडमिंटन में अगर अच्छा मेडल आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट हम ले नहीं जाते कि हाँ कि क्रिकेट अच्छा नहीं, क्रिकेट अच्छा है क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया जीतता है ना, तो बट दूसरे स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो हमें एज ए मीडिया, एज ए सभी लोगों को उनको भी प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई वॉन्ट टू कम टू द फाइनल पार्ट। अभी हाल ही में कुछ एपिसोड्स हुए थे जहाँ पे आपके नाम एक आई थिंक प्रोबेबल लिस्ट से नहीं था। कुछ एपिसोड हुआ था पिछले एक टूर्नामेंट में पिछले साल। ये जो चैलेंजेस जो ऑफ द फील्ड होते हैं, इसको आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि वो कहा भी जाता है ना कि मतलब खेलना एक चीज़ होता है, लेकिन वो जो बाकी जो पॉलिटिक्स जो चलता है उसको भी हैंडल करना पड़ता है प्लेयर को। एक्चुअली सर चीज़ें होती हैं, अभी मैं कहूँगा कि मेरे अकेले के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। ले लीजिए रोहित का, ले लीजिए रोहित शर्मा का, सभी के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। बट एज ए एथलीट, एज ए आपको जो प्रोफेशनल, आपको अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हाँ कि जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि जो आउटसाइड नॉइज़ है ना सर, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं कि दूसरा तीसरा बंदा बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलता रहेगा, बट अगर आप उनकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप जो आपका ट्रेनिंग है, जो आपका एक रिदम है, उससे आप ट्रैक से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि हाँ कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह के जो अब मेरा चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करूँ कि हाँ कि नॉइज़ तो चलता रहे, कंट्रोवर्सी कोई ना कोई तो चलती रहेगी, बट मेरा जो मेन है कि हाँ कि मुझे ग्राउंड के ऊपर अपना करना है, और ऑफ द फील्ड जब मैं हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हुआ उस टाइम पे? बिकॉज काफी सारे मतलब बैक एंड काफ़ी चीज़ें हुई थी उस वक्त। ऐसा था कि काफ़ी हो रहा था कि हाँ कि मनप्रीत के 400 मैचेस हुए हैं, पूरे नहीं होने दे रहे हैं, या ऐसा कुछ चीज़ें हुई थी। बट पर्सनली उसके बाद दिलीप सर से भी बात हुई थी, जो क्योंकि दिलीप सर के 412 मैचेस हैं, तो वो चीज़ें हुई थी। बट उनके साथ पर्सनली बात हुई, सभी हॉकी इंडिया के साथ बात हुई, कोचेस के साथ बात हुई, उन्होंने सभी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि हाँ कि मनप्रीत ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले। अगर मनप्रीत फिट है तो अगर वो 2 साल खेल सकते हो 2 साल खेले। उनको यही है कि हाँ कि फिटनेस जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि और साथ में ये चाहते हैं कि हाँ कि दूसरे प्लेयर साथ मेल लेके उनको चलें। तो वो चीज़ थी, वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने बाद में यही बोला कि आप खेलो जितना भी आप खेलना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉकी इंडिया की तरफ से और दिलीप सर की तरफ से उन्होंने बोला कि आपको पूरी सपोर्ट है। तो अभी आप 411 yes. तो एक और मैच हो जाए तो यू विल बिकम द नंबर 1। इक्वल होगा, 2 मैच दो मैच और अगर हो जाता है तो हाउ डज दैट फील, द मोस्ट कैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर फॉर इंडिया? सर प्राउड मोमेंट होती है कि आप अपने देश के लिए इतना कंटिन्यू, आप इतना लंबे टाइम तक खेलो, वो बहुत एक बड़ी बात होती है। ठीक है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ कि मैं गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। 15 साल लगातार हॉकी खेलना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उसको सस्टेन रखा, फिटनेस अपने आप को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, और उसी को कंटिन्यू करूँगा मैं। और नेशनल कलर पहनना मेरे लिए एक प्राउड चीज़ है, और मैं कभी उस चीज़ को बोलता नहीं, और मैं हमेशा यही रहता कि जब भी मैं वो अपना कलर पहनूं, अपना 100% दूं अपने देश के लिए। तो अभी आगे हैं वर्ल्ड कप, उसके बाद आई थिंक एशियन गेम्स हैं, और ओलंपिक्स भी हैं 2 साल बाद। yes. तो उसके लिए भी मतलब वो आपका एक बिल्कुल है एम कि एक और मेडल लेके आना है yes, इंडिया के लिए। Okay, Manpreet Singh, many congratulations and wish you all the best. Thank you, sir. May you continue to bring many more medals for India. Thank you for so joining much, us. sir. Thank you. So there you have it, former India hockey captain Manpreet Singh. He's now a legend in his own right. He's been part of 2 successful campaigns in 2 different Olympics for India. If you've been tuned in to Frankly Speaking, thank you for your time. Goodbye.